आज मैं आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने तो पिछले वीडियो में इसके बारे में, वर्णों के बारे में अच्छी जानकारी ले चुका है, लेकिन वर्णों का जो भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर क्या क्या होता है और किस तरह होता है, इसकी क्या पहचान है, तो आइए हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, अंतिम तक जरूर देखेंगे। आइए, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं आपको पता है? जिस ध्वनि का टुकड़ा संभव नहीं हो या शब्दों की मूल इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आप पढ़े हैं, हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर की संख्या 13 और व्यंजन जिसकी संख्या 39 है। और देवनागरी लिपि में मूल संख्या क्या है? 44 है, जिसमें स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये दोनों बातें बताई गई है, लेकिन आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर बताएंगे। आपको ये पता होगा उच्चारण स्थान कितने हैं? मूल रूप से 5 हैं। सबसे पहला कंठ, ठीक है, और दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, उसका दंत यानी दांत, और ओष्ठ, और एक नासिका को भी रखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण हल्का है। ठीक है, आपको ये पता है उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आपको जानकारी पिछली वीडियो में दिया है कि उच्चारण स्थान के अलग अलग हमारे मुख के अंदर स्थान है। दांत के ठीक ऊपर वाले भाग में तालु है। ठीक और ऊपर हम जाते हैं, सबसे ऊपर सीधे वह मूर्धा है, और सामने दांत तो है ही। ओष्ठ आप देख ही रहे हैं, और कंठ यहाँ है। ये सभी स्थान भिन्न भिन्न है। ये हमारे मुख को दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचली जबड़ा। जो भी यंत्र है ऊपर के ही जबड़ा में है, नीचे कहीं कुछ नहीं है, इसकी बात याद रखिए। और जीवा हर जगह स्पर्श करके उच्चारण करने में सहयोग करते हैं, एक कंठ को छोड़कर। तो आपको यह पता है कि कंठ से उच्चारण होने वाला कौन कौन वर्ण है? क वर्ग है, और तालु से उच्चारण वाला च वर्ग है, मूर्धा से है ट वर्ग, और दांत से है ट वर्ग, और ओष्ठ से है प वर्ग, और नासिका से जो है पंचमाक्षर है, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पंचमाक्षर किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, यदि इसमें हलंत लग जाए तो वो पंचमा अक्षर का उच्चारण क्या होता है? नासिका से होता है, और अनुस्वार का। ये आपको पता है, तो आप ये जान लीजिए क वर्ग हुआ, अ और आ है, और ह है, इसका उच्चारण, और विसर्ग जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। चौवर्ग है ह्रस्वई, दीर्घई, ठीक है, य और तालव्य स्व, तालु से होता है। मूर्धा हुआ री, र तथा मूर्धन स्व उच्चारण होता है। तो वर्ग में हुआ री, ल और दंस। पवर्ग में हर्षऊ और दीर्घऊ है। ठीक है,
और पंचमा चर्वण स्वर है ये सारे उच्चारण जो है कंठ तालु मूर्धा दांत उससे होता है। तो याद रखिए जिन जिन वर्णों का उच्चारण कवर्ग वर्ग को के बारे में भी जान लीजिए, पहले मैं बता चुका हूं, फिर उसको रिपीट कर देता हूं। कवर चौवर टवर तुवर पर 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, ये वर्ग का मतलब क्या हुआ? कक्षा। तो क के कक्षा में 5 वर्ग, चौ के पास सब में 55 वर्णों को रखा गया है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, इस 5 वर्णों को क वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। च छ ज झ य, ठीक है ना, ये चौवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, ये टवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। त थ द ध दंत न, ये तवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। प फ ब भ म, ये पवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह हर एक वर्गों में 5-5 वर्णों को रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए जिन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वे सारे वर्णों को हम कंठ वर्ण कहते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, कंठ में हलन देकर के यह लगा दिया, इसका नाम है कंठ वर्ण। यदि आपको पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन है, ठीक है, तो बच्चे चका जाते हैं कि हम तो सिर्फ उच्चारण स्थान पढ़े हैं, ये कंठ वर्ण कहां से आ गया। तो थोड़ा सा टर्न कर दिया गया है, दिमाग को लगाइएगा तो ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। जिन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वे सारे वर्णों को हम कंठ वर्ण कहते हैं। इसी से पता चलेगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्ण हैं। अब देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करते जा रहा हूं। अब देखिए जिन जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है, चौवर्ग हुआ, हंसई, दीर्घई, यो, तालब स्वर, ये सारे वर्ण जो है तालब विवर्ण कहलाएंगे। तालब विवर्ण हो गया। उसके बाद है जिन जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है वे सारे मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। और जिन जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है वे दंत्य वर्ण कहलाएंगे। दंत्य वर्ण। जिन जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है वे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जिन जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उसको नासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण कहते हैं। इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर देख लीजिए कि वर्णों की संख्या कितनी है, 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण और नासिक वर्ण। कंठ से उच्चारण होने वाले सारे वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चारण होने वाले सारे वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से उच्चारण होने वाले सारे वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दांत से उच्चारण होने वाले सारे वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले सारे वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नासिका से उच्चारण करने वाले शब्दों को नासिक वर्ण कहते हैं। ये सारे चीजों के बारे में आपको कह दिया। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त होकर के बोले जाते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। कि जैसे वह है, वह का उच्चारण होता है दांत और पुष्य। ठीक है, तो ये भेद में नहीं बल्कि इसका यदि पूछा जाए कि वह उच्चारण स्थान के आधार पे कौन सा वर्ण है तो हम इसको बोलेंगे, दोनों को मिला दीजिए, यहाँ अ छिपा है, यहाँ अ छिपा है, ओ है, अ के बाद ओ और आने पर ओ हो जाता है, अ हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा, दंतोष्ठ वर्ण, दांत का दंत, ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण।
दोनों शब्द को मिला दिया, ठीक है। अ के बाद दंतोष्ठ वर्ण अ हो जाए, वह का उच्चारण कहता है दंतोष्ठ वर्ण से होता है। अ के बाद ओ होने पर अ हो जाता है, दंतोष्ठ वर्ण। इसको याद रखिएगा। इसे दंतोष्ठ भी उच्चारण में हम बोलते हैं, व्यवहारिक में जब दंतोष्ठ बोलते हैं तो गलत नहीं होता है, लिख भी देंगे गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि बिना संधि का ही उच्चारण में आ जाता है और वह हमारी भाषा में मिल जाती है, सुनने में अच्छा लगता है, लोग उसी को व्यवहार में लाने लगते हैं, लेकिन शुद्ध तो दंतोष्ठ हुआ, ठीक है। दांत और ओठ से मिलकर के बना है, ठीक है, इसलिए हमको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। और अनुस्वार जो देख रहे हैं यह नासिक वर्ण यहां बता चुका हूं, ठीक है। ए और ए, इसके बारे में भी आपको पता है। ए का उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। इसको हम बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण। यदि आपको पूछा जाए ए निम्न से कौन सा वर्ण है, तो कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है। और यह है आपका ओ और औ, यह है कंठ और ओष्ठ। ये क्या होगा? कंठोष्ठ वर्ण। ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाता है, ठीक है, कंठोष्ठ वर्ण, क्योंकि कंठ और ओष्ठ से उच्चारण इसका होता है। इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर सिर्फ हलंत देकर के य का प्रयोग करना है और उसका नाम हो गया, तैयार हो गया कि उस वर्ण का नाम। कंठ से उच्चारण वाले कंठ वर्ण, तालु से तालव्य वर्ण, मूर्धा से मूर्धन्य वर्ण, दांत से दांत वर्ण, ओष्ठ से ओष्ठ वर्ण और नासिका से नासिक वर्ण। इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों के अलग अलग भेद कर सकते हैं। अब देखिए आप संयुक्ताक्षर में अक्षर तरव ज्ञ है, ठीक है। र और ह का उच्चारण र और अढ़, र, ये र है और ये अढ़ है। तो ड और ढ का जो उच्चारण जहां होता है, ठीक है, उसी से इसका भी उच्चारण होता है, ठीक है। जरा सा डिफरेंस है लेकिन उच्चारण स्थान वही है उसका। अक्षर जो है इसमें क्या होता है, को हलंत और मूर्धन्य स्वर मिलकर के अक्षर होता है। तो हलंत और र मिलकर के त्र होता है, जो हलंत और मूर्धन्य न मिलकर ज्ञ होता है। यदि आप इसको भूल जाएं तो याद रखना है, अंग्रेजी में इसको क्या लिखते हैं? के एस एच, के से क ए नहीं है तो आधा क हुआ, एस से मूर्धन्य स्वर। त्र को टी आर ए लिखते हैं, टी से त, आर ए से र, तो र का पता चलता है। अंग्रेजी अक्षर से आपको ये पता चल जाए, हम लोग बच्चे में अंग्रेजी अक्षर याद करते थे कि एस से अक्षर, टी आर से त्र, जे एन से ग, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि इसका उच्चारण ये नाम ऐसा क्यों रखा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि आधा क मूर्धन्य स्वर मिलकर अक्षर बनता है, इसलिए क का के और तालब मूर्धन्य स्वर सच लिखता था, इसलिए कैसा हुआ। या तो इससे आप इसका स्पेलिंग याद कर सकते हैं या इस स्पेलिंग से इसका वर्णों को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो र, टी से त, आर से र, त्र, ठीक है। जे वाई ए भी लिखता है और जे एन ए भी लिखता है, ठीक है। तो जे से ज हुआ, एन ए से मूर्धन्य हुआ, इस तरह से या यो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान का पता चल जाता है। तो आपको उच्चारण स्थान नहीं, इसके संयुक्त का पता चलता है कि किन किन वर्णों से बना है। अब रही उच्चारण स्थान, देखिए क में हलंत लग गया, क खत्म हो गया। तीन कंठ और
मूर्धा, दोनों मिलकर किसका चरण हुआ? मूर्धन्य जो है कंठ और मूर्धा, कंठ और मूर्धन्य वर्ण, कंठ मूर्धन्य वर्ण, तो हुआ दांत और रो हुआ मूर्धा। ठीक है, तो क्या होगा? तालव्य, तालु, मूर्धन्य। उसके बाद ये क्या है? जौ, ये भी तालु है, तो दांत हुआ, दंत होगा, दंत मूर्धन्य वर्ण। ये चौ छ जो है तालु है। ठीक है, तो क्या होगा? तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण। इस तरह से हम इसका संयुक्त अक्षर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मुझे कला का पता हो तो हर चीज की जानकारी अलग अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में यह थोड़ी जानकारी आपको दिया, जो कि कंपटीशन में भी काम आता है और आपकी परीक्षा में भी काम आएंगे, बोर्ड परीक्षा में भी। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।